Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Hello and welcome to this Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ हरवीर सिंह। हरवीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Prime Minister Narendra Modi distributes around 70,000 appointment letters to newly inducted recruits at the Rozgar Mela through video conferencing. Sensex gains 418 points to close above 63,100 level. Nifty settles over 18,700 mark. And US stocks closed in all green yesterday. S&P 500 and Nasdaq rallied to their highest closing levels since April 2022. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सेंसेक्स 418 अंक बढ़कर 63,100 के ऊपर पहुंचा। निफ्टी 18,700 को पार कर गया और अमेरिका के शेयर बाजार में कल तेजी रही। S&P 500 और नैस्डैक अप्रैल 2022 के बाद के अपने उच्चतम समापन स्तरों तक बढ़ गए। हमारी आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज एक दशक पहले के मुकाबले अधिक मजबूत, सुरक्षित और शक्तिशाली देश है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी राजनीतिक स्थिरता, दृढ़ संकल्प सरकार और प्रगतिशील सुधारों के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज संपूर्ण विश्व भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने के लिए उत्सुक है। उन्होंने इस बात के भी उल्लेख किया कि भारत की अर्थव्यवस्था नई बुलंदियों पर है। उन्होंने विस्तार से बताया कि देश में विदेशी निवेश के बाद उत्पादन विस्तार और नए उद्योगों की स्थापना में तेजी आई और साथ साथ निर्यात को भी बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रोजगार मेले अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भाजपा सरकार की नई पहचान बन चुके हैं। उन्होंने इस बात की प्रसन्नता व्यक्त की कि भाजपा शासित राज्य सरकारें निरंतर ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि देखी जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रमों की मदद से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। ये रोजगार मेले देश भर में 43 जगहों पर आयोजित किए गए हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई हैं। क्या कहेंगे आप हरवीर जी? जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी एक बहुत बड़ा सूचक होता है इकोनॉमी का, और जैसा हमने देखा है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो सारे ही उत्साहजनक हैं। चाहे हम इन्फ्लेशन को देखें, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई है। अगर हम जो ग्रोथ की फिगर्स देखें जो लेटेस्ट आई हैं, 7.2% जीडीपी ग्रोथ पिछले वित्त वर्ष में, और इस वित्त वर्ष के लिए भी उत्साहजनक जो अनुमान है अभी दिए जा रहे हैं। जो आपको लगता है कि जो रिफॉर्म्स उठाई गई जब पैंडेमिक हुआ, पिछले सालों में जो रिफॉर्म्स उठाई गई हैं, उनका अब हम लैग्ड पॉजिटिव इफेक्ट देख रहे हैं? देखिए, जॉब्स के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। और अगर ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विस सेक्टर में तो ठीक ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ आ रही है। अभी जैसे हमने देखा जो आईआईपी का डाटा है लेटेस्ट, दैट इज वेरी प्रॉमिसिंग। और आपने जिक्र किया कल जो इन्फ्लेशन का डाटा आया था, खुदरा इन्फ्लेशन का, वो 25 महीने का निचला स्तर था। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए ग्रोथ और इन्फ्लेशन का निचला स्तर, ये दोनों ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि अपॉर्चुनिटीज के लिए एक बड़ा रास्ता खोलते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर इन्वेस्टमेंट होगा
और कैपेसिटी एडिशन होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग का जैसे मैंने अभी बात किया कि वो इंडिकेट करता है कि वहां पर प्रोडक्शन बेहतर हो रहा है। तो ये साथ में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज भारत सिर्फ एक उत्पादक नहीं है, भारत एक बड़ा मार्केट भी है। तमाम सारे दुनिया के जो बड़ी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मार्केट तलाश रही है, उनके लिए भारत एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। इसीलिए उसके जरिए जो विदेशी निवेश है वो भी आता है। तो ये एक ओवरऑल एक पैकेजिंग होती है इन सबसे, एक हायर ग्रोथ, मांग बेहतर होना, और आप एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के, उसके चलते जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट होती है। और रिफॉर्म्स, क्योंकि जिस तरीके से ये माना ही गया है कि आपको एक मिक्स इकोनॉमी हमारी है, उसमें प्राइवेट सेक्टर है, उसमें पब्लिक सेक्टर है, उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर है, उसमें एमएसएमई है। सो सारे सेक्टर जब ग्रो करते हैं और पब्लिक से थोड़ा प्राइवेट की तरफ जो चीजें जाती हैं, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो जील है, उनका काम करने का अपने काम को बढ़ाने का जो तरीका है, तो वो उसमें ये दुनिया भर में माना जाता है कि इस तरीके के रिफॉर्म्स ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बढ़ाते हैं, साथ में जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ाते हैं। What about programs like Stand Up India and Startup India? Because when you're talking about employment is not just in government sector. So how important are these initiatives taken by the government? Like we are talking about Startup India in providing, employment to youth and those people who are who are creating businesses and startups under these schemes. They're going to be further providing employment to so many others. Yes, actually, if you see this startup phenomena is just, I think, roughly a 2-decade-old phenomena. And in India, we can say maybe mid-2000 or so it started like that. And we have seen there is a term called unicorn, when a company gets a valuation of more than $1 billion, so then it becomes a unicorn. We have seen many unicorns in India, and it was a dream that will there be a unicorn in India when startups were coming up in a big way, and now startups are coming up in different sectors of the economy. So that's why any startup, it's a ideation, you have some kind of unique ideation, and then you are creating a business around that because you are already unique. So you create your own market, you have your advantage as skill as well as technology, and technological innovation is very important for startups, and we have seen particularly in service sector and technology also, and now we are seeing a large number of startups in agriculture also. And these startups are attracting funding from abroad. That is also a very important inflow of FDI in the country through that. एंड जो स्टेबिलिटी की बात की प्रधानमंत्री ने, जो भारत में एक इकोनॉमिकली पॉलिटिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर हम अपने कुछ पड़ोसी देशों को देखें तो उस कॉन्टेक्स्ट में, एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है हमारे देश में। हमने एक रिजॉल्व भी दिखाया कि अपने देश के जो नागरिक हैं उनके हितों के लिए हमने एक स्टैंड भी लिया, सरकार ने स्टैंड लिया। तो आपको लगता है कि ये जो IMF, वर्ल्ड बैंक, उनकी तरफ से भी जो वक्तव्य आ रहे हैं कि भारत एक स्वीट स्पॉट है, जो ग्लोबल अनसर्टन एनवायरनमेंट है उसमें, वो भी निवेशकों को आकर्षित करेगा हमारी तरफ, और China +1 में फायदा उठा पाएगा भारत बड़े पैमाने पर? देखिए, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सोशल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तीनों फैक्टर किसी भी देश की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कोई भी बड़ा इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहता। दे गेट्स रिस्क स्टडीज डन इन एडवांस आने के पहले। और ये हमारा एक इंडिया का अपना एक इतिहास है कि हम लोग स्टेबल रहते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस भी होती है, उसके बाद भी स्टेबिलिटी कंटिन्यू रहती है। सो ये एक बड़ी बात है किसी भी निवेशक के लिए, कहीं आप उस देश में जाएं जहां पर आपका निवेश सुरक्षित है, या आप मार्केट तलाशें जहां पर स्थायित्व है, सिस्टमेटिक चीजें चलती हैं।
सो ये एक बड़ी बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आई एग्री विद यू कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमने श्रीलंका में देखा, हमने पाकिस्तान में देखा, अभी नेपाल में हम देखते रहते हैं, या फिर और बाकी जो कंट्रीज हैं एशिया के, उनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक इशू है और उसके चलते इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत बड़ी है। सो कोई भी निवेशक वहां पर जाने से हिचकेगा। साथ में अगर आप देखो, कई ऐसे यूरोपियन देश भी है जहां पर उस तरीके का स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है जैसा हमारे यहाँ है, और हम लोग दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। तो ऐसे में चाइना इज ए डिफरेंट केस, क्योंकि वहां पर एक अलग तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है। हम लोग एक थोरोली डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे देश का है। सो उसमें इसलिए बहुत सारा जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ज्यादा भरोसा रखते हैं वहां पर काम करने में, क्योंकि जो चाइनीज जिस तरह का स्ट्रक्चर है वहां पर उनके अपने कुछ इश्यूज हैं और कुछ राइडर्स वहां पर रहते हैं हमेशा। सो इसलिए मेरे ख्याल से, और बिकॉज वी आर ग्रोइंग मोर देन 7%, सो जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है उस गति से, और वहां पर सारे जो आपके पैरामीटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तो उसको लेकर के डेफिनेटली इतनी बड़ी इकोनॉमी एक स्वीट स्पॉट होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी कंपनी को जो मार्केट तलाश रही है उसके लिए। और यही जो सिचुएशन है वो बनी रहे, और जो रोजगार सृजन भी होता रहे, जैसा आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी होना जरूरी है, वहां पर भी हो। उसके लिए आपको लगता है कि जो रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो PLI हो या अन्य जो सेक्टर वाइड रिफॉर्म्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लिए जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, वो निरंतर उसका मोमेंटम भी बने रहना जरूरी है? देखिए, ये तो ब्रॉड पॉलिसी इशू है। एक तो ये है कि हम लोग टारगेट करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो GDP का 25% ले जाना, क्योंकि जो जॉब है, जो सस्टेनेबल जॉब होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में ही ज्यादा क्रिएट होते हैं। उसके बाद सर्विस सेक्टर में उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, बिकॉज लोग कमाते हैं तो खर्च कर दे बाई सर्विसेज या दूसरी चीजें, क्योंकि सर्विस सेक्टर के मुकाबले जो टिकाऊ जॉब है वो मैन्युफैक्चरिंग में होता है। तो उसी लिए जो मैन्युफैक्चरिंग को जो इंसेंटिव देने की बात है, वो PLI है या एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं, दैट इज द रीजन के लगातार फोकस है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से ग्रो करे, क्योंकि जो तीसरा बड़ा सेक्टर है इकोनॉमी का, दैट इज एग्रीकल्चर। और क्योंकि एग्रीकल्चर की अपनी लिमिटेशंस हैं, वहां का जो बेसिकली जो वैल्यू है उसके प्रोडक्शन का, या जो प्रोडक्शन का जो साइज है, या जो उसकी ग्रोथ है, उसके साथ बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स जुड़े होते हैं। तो इसलिए कोशिश होती है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, जिससे कि लोग थोड़ा शिफ्ट हों वहां से इन सेक्टर्स की तरफ। बट एग्रीकल्चर सेक्टर का भी कहना पड़ेगा, क्योंकि आप कृषि विशेषज्ञ हैं, कि उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया पैंडेमिक के समय भी, वो एक पिलर की तरह था। सो डेफिनेटली उसकी जो महत्ता है वो तो हमारे देश में, देखिए बिल्कुल, अभी भी करीब मोर देन 45% जो लोग हैं डायरेक्टली, वो उनको जॉब वही मिलता है, अभी भी एग्रीकल्चर में मिलता है। और एग्रीकल्चर का शेयर GDP में वो करीब 20% के आसपास बना हुआ है, जबकि पहले ये 14-15% तक चला गया था। तो एक तो ये है कि जो एग्रीकल्चर में हमारे जो क्रॉप हो, या जो अलाइड सेक्टर हो, डेयरी है, फिशरीज है, उन सेक्टर में भी ग्रोथ काफी बेहतर है। तो एग्रीकल्चर का पिछले साल भी ग्रोथ 5% से ज्यादा रहा, इस बार भी जो साल गया है उसमें 4% से ज्यादा है। सो और एग्रीकल्चर बिकॉज वो डिपेंड करता है बहुत कुछ, क्लाइमेट कंडीशन, नेचुरल कैलेमिटी, रेनफॉल, देयर आर मेनी फैक्टर्स, बिकॉज दैट इज एक तरीके का लाइफ है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट मटेरियलिस्टिक थिंग। तो इसलिए डेफिनेटली एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ आवर इकोनॉमी। Because we're talking about agriculture and employment, and because we're also saying that we have also seen how agriculture has, the sector has grown in the last few years. Going forward, how important is the sector going to be in terms of providing employment? And what kind of opportunities could be there? See, one aspect is that those who doesn't get any job in other sector remains in agriculture. The rural people, those who live in a rural area or part of the rural family. So, but everybody seeks an opportunity to other sector also. So now, one thing I'm seeing that agriculture is also changing. Agriculture jobs are not just this highly laborious job or physical activity. Now technology is also entering into agriculture in a big way. Whether it is about the crop production, or input material, or prediction, or
smart agriculture, or investment is also coming, or even trading part of agriculture. Buying, selling of the produce, agricultural produce, and innovation is also happening in a big way. So now it is opening an opportunity for the skilled people, not just crop production activity, but multi activities, even in finance, fintech, rural fintech, these kind of things, and advanced system for buying and selling or making payments using the devices or using big, basically new technology. And research system is also being done. And earlier we had more and more research system in public sector only. Now private sector is going in a big way. Whether Indian companies, we have more than 1,000 agtech companies now. And big corporates are also entering there. So I think agriculture is the most happening sector, and that's why there are more job opportunities for all kind of skill set people in agriculture. आइए इस चर्चा के बाद अब रुख करते हैं शेयर बाजार का, जहां से भी बहुत अच्छी खबर है। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज वृद्धि के साथ बंद हुए। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 63,100 के स्तर के ऊपर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18,700 को पार कर गया। सेंसेक्स 0.67% की बढ़त के साथ 418 अंक बढ़कर 63,143 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.62% की वृद्धि से 114 अंक बढ़कर 18,716 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 1% बढ़ा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.1% की वृद्धि दर्ज हुई। Key domestic indices today ended with gains. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed above the 63,100 level, while the Nifty at the National Stock Exchange settled over the 18,700 mark. The Sensex advanced 418 points or 0.67% to finish at 63,143. The Nifty added 114 points or 0.62% to end at 18,716. In the broader market at the BSE, the mid-cap index added 1%, while the small cap grew 1.1%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 19 firms appreciated, 11 depreciated. Among the top gainers, Asian Paint inched up 2.1%, Titan jumped 2.0%, and ITC rose 1.9%. On the other hand, Kotak Bank declined 1.1%, while Mahindra & Mahindra fell 0.6%, and HCL Tech slipped 0.5%. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors logged gains. The realty sector surged 2.9%, followed by consumer durables, which jumped 1.8%, while telecommunication sector scaled up 1.6%. The overall breadth of the market was positive, as shares of 2,117 companies advanced, while 1,469 companies declined. A total of 136 company shares remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 82 रुपए 38 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 103.27 पर था। हरवीर जी, 63,100 को क्रॉस कर गया है सेंसेक्स, 400 अंकों से ज्यादा की तेजी और ब्रॉड बेस्ड हमने तेजी देखी है। क्या लगता है आपको, बाजार में ये जो एक्साइटमेंट है, इसके पीछे कारण क्या है, कितनी स्थायी है ये? देखिए, बाजार में तो जो फंडामेंटल्स है उसका एक वजह होती है, लेकिन उससे बड़ी वजह सेंटिमेंट्स की होती है। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों में तेजी है, और जो अमेरिका से जो सेंटिमेंट्स आए हैं उसके चलते एशिया के बाकी बाजार भी आज जिस तरह से तेजी हमने देखी है, और हमारे बाजार में भी तेजी है, क्योंकि जो यूएस फेड है ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि शायद वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको लेकर के पॉज करेगा। जैसे हमारे यहाँ भी 2 बार अभी 2 पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई ने पॉज किया, इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज नहीं की। प्लस क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन का जो डाटा है उसका वेट कर रहे थे। हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन एक फैक्टर है, और इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई है, 25 महीने के स्तर पर आई, उसका भी एक इफेक्ट है। तो ऐसे में इस रैली में लगता है लोगों को कि अपॉर्चुनिटी है। और इधर क्या है कि हमारा इनफ्लो भी बढ़ा है इस मार्केट में जो है। प्लस आप देखें कि 1 महीना पहले जो म्यूचुअल फंड का था वो इनफ्लो काफी कम हो गया था, बट मई में फिर से बढ़ा है।
तो इट मीन्स मार्केट इज स्टिल अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट और लोगों को अपॉर्चुनिटी लग रही है उसमें. You talking about the inflation figures, of course, the CPI inflation, CPI-based inflation figures which have come out yesterday, and one major factor in there, which is which has contributed to the inflation declining, has been the decline or moderation of food inflation. But even within the food inflation, there is a cause of concern because cereal inflation and milk inflation is still very high. Now, given the fact that today the government has come out and it has announced a limit to wheat stocks, do you think that is one of the reasons that the high cereal inflation is reflecting in the government's stance today, the announcement that has come out today? Yes, if we see when RBI gave the statement on policy, RBI also was some concern, showed some concern about inflation and a little bit higher side from the earlier one. So definitely cereal inflation is a concern, and in some cases it is still in double digit despite the higher base of the previous year. And government imposed a stock limit on wheat. Yesterday issued the notification, and now they have asked the states to come ask the stockist or the trader or the processors to comply with that, because the enforcement will be done only by the states. And we have seen this stock limit, I think, after 2006-07, because prices were going up, and just we have come out of the harvesting season of Rabi crop, and if despite that a record production was recorded as per the government data this year, and prices started going upwardly, and that was the concern. And government is, I think, very much alert on that, and looking very seriously on this aspect. Not only just wheat, rice inflation is also high, and that's why government also not issued any additional quota for sugar export after the completion of the quota issued earlier, around 6 million tons, 6.2. So because food inflation is very important. Whatever we have seen in the number where inflation has come down is due to basically the price crash of vegetables and some other commodities like edible oil, because globally edible oil prices has come down sharply, and that is started reflecting in the domestic prices also. And government has given instruction time to time to the industry or trade to reduce the prices in the line of the global prices, because imports are cheaper now. So we have seen due to that. But at the same time, because cereals are very important for the commoner and the poor section of the society, although government gives 5 kg per person under new National Food Security Act free of cost. So, but if prices goes up, it is a big concern, because for a staple food, the cereals are very important. हबीब जी, आपने भी बात की आरबीआई की जो कमेंट्री थी वो थोड़ी कॉशियस थी, हॉकिश थी कि इन्फ्लेशन पर अभी भी पूरा ध्यान देना होगा, खासकर मॉनसून का भी जो एक एल नीनो का जो खतरा मंडरा रहा है मॉनसून पे, उसको देखते हुए। एंड हमने देखा भी था कि जब पॉलिसी आई तो 2 दिन बाजार में नरमी थी। तो आपको लगता है कि यूएस फेड भी चाहे भले ही वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को पॉज दे, लेकिन उनकी जो कमेंट्री है उस पर सबकी नजर रहेगी और वो शायद सेंटिमेंट को गाइड कर सकती है अपवर्ड और डाउनवर्ड? बिल्कुल, देखिए, इस मामले में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस फेड बहुत अग्रेसिव है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके टारगेटेड लेवल तक इन्फ्लेशन का नंबर आए। डिस्पाइट गुड परफॉर्मेंस बाय इंडस्ट्री, जॉब नंबर्स ठीक है, उसके बावजूद भी पिछली बार भी उन्होंने उसमें कंटिन्यूटी रखी थी इंटरेस्ट रेट को लेकर के इंक्रीज करने पर। सो अब भी इन्फ्लेशन का डाटा थोड़ा फेवरेबल है, बट वी हैव टू वेट, बिकॉज क्या है कि जो बड़ी इकोनॉमी है डेवलप्ड कंट्रीज की, ओईसीडी के जो कंट्रीज है, वहां पर इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न रहा है, यूरोप एंड अमेरिका बोथ। सो वो उस चीज को कोशिश करेंगे कि उसको कोशिश की जाए कि लॉन्ग टर्म में वो थोड़ा नीचे आ जाए। जी,
रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा, सिवाय सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक के, जो 0.1% गिरकर बंद हुआ। जापान का निक्केई सूचकांक 1.7% की तेजी में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.6% की वृद्धि दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.3% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.1% की बढ़त के साथ बंद हुए। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां रुख सकारात्मक था। लंदन के फुटसी में 0.2%, जर्मनी के डैक्स में 0.3% और फ्रांस के कैक में भी 0.3% की बढ़त चल रही थी। Moving on to the U.S. market, U.S. stocks closed all in green yesterday. The S&P 500 and the Nasdaq rallied to their highest closing levels since April 2022 as investors awaited inflation data and the Federal Reserve's interest rate decision this week. The Nasdaq Composite Index was 1.53% up and the S&P 500 appreciated 0.93%. The Dow Jones Industrial Average gained 0.56%. While we were talking about the U.S. market, in fact, the latest figures for the U.S. inflation CPI-based inflation figures for May have already come out just a little while ago, and data is that the U.S. inflation, CPI inflation, declined to 4% on an annual basis in May compared to 4.9% in April. Now, we were talking about the U.S. Fed's decision, which is going to come out. They're going to announce their decision tomorrow. So what do you think is going to be the decision now? Do you think Jerome Powell is going to take a pause, or will they continue? Because they have in the past said that they will continue with their hawkish and aggressive policy of rate hike. Actually, more and more expectation, or people are thinking that there may be a pause. But as you mentioned that U.S. Fed has taken a hawkish stance on policy rate issue. So one cannot predict fully that there will be a pause, but market has reacted in the anticipation of that. It looks like that. तो हबीब जी, यूएस मार्केट में भी पॉजिटिव है अभी सेंटिमेंट, और वहां की इकोनॉमी में भी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। अभी जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स थे अच्छे थे। ऐसे में आपको लगता है कि जो एफआईआईज हैं जो भारत की तरफ आकर्षित है, उनका आकर्षण थोड़ा सा वापस जा सकता है? देखिए, ये काफी कुछ डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट रेट कैसे हैं, और वो लोग अपना एक तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि गेन हमें कहाँ ज्यादा है। बिकॉज डॉलर स्ट्रांग है तो दे कैन बाय मोर स्टॉक्स इन आवर मार्केट, और फिर मार्केट भी बढ़ेगा तो उनको डबल गेन होता है उसमें। तो ये जो एमर्जिंग इकोनॉमीज है उसमें अभी सबसे अट्रैक्टिव मार्केट हमारा मार्केट उनको लगता है। तो दैट्स वाई अगर इंटरेस्ट रेट, जैसे कि इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़े भी हैं, उसके बावजूद बीच में आउटफ्लो हुआ, लेकिन वो फिर से इनफ्लो शुरू हो गया। बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो सारी कैपिटल है वो सिर्फ यूएस में रहेगी, या दे ऑल्सो फाइंड आउट के कहाँ अच्छे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। सो उसके हिसाब से जो फंड मैनेजर्स हैं और जो बड़े फंड्स हैं वो कॉल लेते हैं कि हमें, दूसरे ये भी है कि दे वांट टू गेट इन्वेस्टेड इन मल्टीपल मार्केट्स ऑल्सो, नॉट जस्ट इन वन मार्केट। Moving on to commodities, oil prices ticked up on Tuesday on apparent bargain hunting, recovering some ground from the previous day's plunge. But gains were limited as investors remained cautious ahead of key policy decisions by central banks and on weak economic data from China. In intraday trade, Brent crude was trading at $72.64 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $67.64 per barrel when reports last came in. और अब चलते हैं सराफा बाजार की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 155 रुपए की बढ़त के साथ 59,796 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। जुलाई अनुबंध वाली चांदी 486 रुपए की तेजी के साथ 73,460 रुपए प्रति किलो पर थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,977.50 प्रति आउंस पर था और चांदी भी बढ़त के साथ $24.30 प्रति आउंस पर थी। हरवीर जी, आपकी क्या व्यू है एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट? अभी भारत में क्या आपको संभावना दिखाई दे रही है? रिटेल प्राइसेस पेट्रोल और डीजल की, उसमें क्या कुछ राहत की उम्मीद कर सकते हैं हम एज यूजर्स ऑफ? देखिए, काफी समय से प्राइसेस बहुत बढ़ी नहीं है और नीचे की तरफ है, और जो हमारे जो ऑयल कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑफशोर कंपनीज भी, जो ऑयल एक्सप्लोरर्स भी हैं या गैस के हैं, उनके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हुए हैं। तो ऐसे में संभावना है। एंड रिसेंटली हमने जो पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनका एक स्टेटमेंट भी देखा कि कुछ राहत मिल सकती है। अब ये देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स तो आ ही रहे हैं। सो बहुत लंबे टाइम से
और जिस तरीके से क्रूड प्राइसेस काफी ज्यादा हो गई थी, तो वो थोड़ी सॉफ्टन अप हुई है, तो शायद कुछ उम्मीद कर सकते हैं उपभोक्ता भी। समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरवीर जी, शामिल होने के लिए आज के मार्केट मंत्र में। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi today distributed about 70,000 appointment letters to newly inducted recruits at the Rozgar Mela through video conferencing. Sensex gains 418 points to close above 63,100 level. Nifty settles over 18,700 mark. And US stocks closed all in green yesterday. The S&P 500 and Nasdaq rallied to their highest closing levels since April 2022. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 6:30 p.m. Till then, namaskar. Market Mantra.